Hello, good morning everyone. Good morning Sneha. Good morning Kashish. Good morning Kamini. Good morning Sana. Good morning Krishna. Good morning Shivani. Good morning Reshma. Good morning Madhu. Good morning Shivani. सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Okay. Good morning Divya. Good morning Adarsh. अब ठीक है क्या? यस सर। Good morning Kanishka. Good morning Nandita. नंदिता आप रेगुलर नहीं आ रहे हो ना शायद? क्यों नहीं आ रहे हो? कॉलेज में पेपर है। आजकल सभी के पेपर चल रहे हैं मैक्सिमम। लेकिन पेपर जैसे ही खत्म हो गई, जितना पीछे का बैकलॉग है सारा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अभी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर के बाद पूरी मेहनत कर लेना। ठीक है, कल मैंने क्वेश्चंस दिए थे, कर लिए सभी ने? यस सर। यस सर। चलो डिस्कस कर लेते हैं फिर पहले वो जल्दी से। चलो फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। थर्ड। थर्ड किसने बोला? रेशमा ने? यस सर। बाकी लोग बताओ। थर्ड सर। ठीक है, थर्ड है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने समझाया था आई जे के का मतलब क्या होता है। आई का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाना, और अगर माइनस आई होता है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस के लिए जे कैप यूज करते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए माइनस जे कैप, और के कैप जो है जेड एक्सिस के लिए यूज करते हैं, और माइनस के कैप जो है नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए। ठीक है, तो उसी की तरह यूज करके ये यहाँ पर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो ईस्ट को शो करता है, और ईस्ट में इन्होंने लिखा है कि 1000 मीटर ट्रैवल किया है, तो 1000 आई कैप हो जाएगा। और नॉर्थ के लिए बोला है पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब जे कैप से शो करेंगे वाई एक्सिस को, और नॉर्थ में 500 मीटर किया है तो 500 जे कैप हो गया। और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को जेड एक्सिस से शो करा है इन्होंने, तो 100 के कैप हो गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी दिया ना ताकि आपको वेक्टर का एक आइडिया लग जाए कि भाई वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसे यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से देखोगे तो ये जो मोशन है ये आपका 3D मोशन है। 3D मोशन का मतलब कि 3 डायमेंशन में मोशन एक साथ चल रहा है। हेलीकॉप्टर ऊपर भी उड़ रहा है, नॉर्थ में भी जा रहा है, ईस्ट में भी जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये 3 डायमेंशनल मोशन है या 3 एक्सेस मोशन है। ठीक है, और इस टाइप के मोशन को हम मोशन इन अ स्पेस भी बोलते हैं। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो तो मोशन इन अ प्लेन है जिसमें 2 एक्सिस एक साथ चेंज होते हैं, लेकिन ये वाला जो होता है जिसमें 3 एक्सिस एक साथ चेंज हो रहे होते हैं वो हमारा होता है
मोशन इन अ स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, इफ पी कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन बी वेक्टर देन, बताओ भाई। थर्ड वाला, ठीक है। सी। जिसको कुछ भी डाउट हो पूछ लेना कि ये मेरे को क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिसको भी नहीं आया, क्योंकि मैं यही समझ रहा हूँ कि भाई ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरे को ये नहीं आया, तो बीच में मेरे को पूछ लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल शुड बी टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन बी एडेड टू गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 13 न्यूटन। क्या आया इसका आंसर? सी। कोई कह रहा है ए, 90 कह रहा है 90 डिग्री, 90 थर्ड 90 डिग्री आ रहा है, तो मैक्सिमम का 90 90 डिग्री डिग्री। आ रहा है, तो 90 डिग्री इसका आंसर होगा। जिसने ए बोला था, किसने बोला है? फैजा, आप एक बार आंसर चेक करना, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन करना कैसे था, कल रिजल्टेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ सेम है, मतलब ठीक है, बस माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम है, तो आप कोई भी लॉ लगाओ। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq cos थीटा लगाएंगे। रिजल्टेंट की जगह आप रखोगे 13, और P और Q की जगह रखोगे आप 5 और 12, ठीक है। फिर अगर आपको बाद में रूट हटाना है राइट साइड वाला, तो लेफ्ट साइड में स्क्वायरिंग कर दोगे, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करके cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपको, ठीक है। तो cos थीटा तो cos थीटा जो है वो आपका यहाँ पर आ रहा होगा 0 के बराबर आ रहा होगा, तभी थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आई है, यस सर। यस। ठीक है। तो सभी को क्लियर है क्वेश्चन, किसी को डाउट है बताओ? क्या ये एक्सप्लेन करना है मेरे को? जिसको नहीं नो आया सर। बता दो भाई, कोई है ऐसा? रितु, रेशमा, शिखा, समझ आ गया? यस सर। ठीक है। तो अभी देखो सब यस सर बोल रहे हैं, और मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर बाद मैं किसी से भी बोल दूंगा ग्रुप में अपनी ये जो वर्कशीट आपने करी है इसके फोटोज भेजने को, तो बाद में मत कहना कि मेरे को आया नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the magnitude of the resultant force of two forces is lesser than the magnitude of the larger force, then इसका आंसर क्या होगा? दो फोर्स का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट उससे कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, बी है इसका आंसर, ठीक है। तो स्नेहा को समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूँ, देखो। तो ये क्वेश्चन जो आपसे कहना चाह रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एंड उनका आप अगर रिजल्टेंट निकाल रहे हो, तो रिजल्टेंट उनसे कम आ रहा है, ठीक है। मान लो P और Q दो वेक्टर ले लिए, और ये जो रिजल्टेंट है ये क्या है, इनसे कम आ रहा है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है मिलाकर एड अप करके इनसे कम आ रहा है। तो भाई ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये दोनों फोर्सेस, या फिर जो ये आपका फोर्स लग रहा है, ये दोनों P और Q ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है। आप जब यहाँ पर देखोगे, मान लो आपके पास एक ब्लॉक है, एक फोर्स P इधर से लग रहा है, एक फोर्स Q इधर से लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो लार्जर फोर्स से तभी कम आ सकता है जब ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है ना। मान लो अगर आपने इसे 10 न्यूटन लिया है, इसे आपने 5 न्यूटन लिया, तो रिजल्टेंट यहाँ पर जो बनेगा 10 - 5 यानी कि 5 न्यूटन के बराबर बनेगा, ठीक है। तो अब 5 न्यूटन क्या है, आपके बड़े वाले फोर्स यानी कि 10 न्यूटन से कम आ रहा है। तो यही एक ऐसा केस होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जब होंगे। बाकी जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि मान लो अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, मान लो इस तरीके से होते हैं, तो इनका रिजल्टेंट बीच में यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जरूरी नहीं है कि वो आपके बड़े वाले फोर्स से ज्यादा हो, वो बड़े वाले फोर्स से कम ही रहेगा, ठीक है, मतलब बड़े वाले फोर्स से ज्यादा ही रहेगा रिजल्टेंट जो है। और उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, रिजल्टेंट का मतलब ये कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद है द फोर्सेस आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद द फोर्स पसेस स्मॉल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये बिल्कुल करेक्ट होगी इसके लिए। ठीक है। तो जब भी ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी वहां पे जो रिजल्टेंट है आपका बड़े वाले फोर्स से कम आएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गिवन डायग्राम। एक ट्राइंगल दिया था, उसमें वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया है, तो कौन सी वाली इक्वेशन सही होगी इसमें? C. सी? D. क्या क्या बोल रहे हो? सी बी? कौन सा सही होगा? C. ए, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ट्राइंगल लॉ से सोचने की जरूरत है, ठीक है। कहाँ पढ़ा था हमने ट्राइंगल लॉ? एक मिनट, ये तो ट्राइंगल लॉ हो गया। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, अगर आप फिगर में देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है सपोज, और मान लो एक वेक्टर इधर की तरफ है, तो इनका जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो इधर की तरफ ही होगा। सी प्लस ए इज इक्वल टू बी। 1 मिनट रुको, हाँ इसे चेक कर लो मैं एक बार।
चलो इसको मैं ना बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसमें ट्रायंगल लॉ का यूज करना है, बट ये फिगर में दोबारा से चेक करके बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। तो टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ बॉडी, वन ऑफ द फोर्सेस इज डबल ऑफ द अदर, द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस इक्वल टू द लार्जर फोर्स, व्हाट इज द एंगल, बताओ भाई। डी आ रहा है सभी का, डी। तो डी। यही होगा आंसर। तो देखो इसमें कंडीशन जो आपको बताइए, बस वही कंडीशन आपको रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में यूज कर लेनी है। दो फोर्सेस दिए हैं आपको F1 और F2, ठीक है। तो F1 मान लो F मान लिया, और F2 जो है आपने 2F मान लिया, क्योंकि उसमें लिखा है कि वन ऑफ द फोर्सेस इज डबल ऑफ द अदर फोर्स, तो एक अगर F है तो दूसरा 2F हो जाएगा। और ये भी लिखा है कि रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इक्वल टू द लार्जर फोर्स, यानी कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो आपकी लार्जर फोर्स के बराबर है, 2F के बराबर। तो बस अब आपको ये कंडीशन लगा देनी है, और कॉस थीटा की जो वैल्यू है निकाल लोगे, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जितना भी आ रहा होगा, जैसे आप कह रहे हो कि डी आ रहा है, तो -1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी ने इसी तरीके से किया है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो F ले लेंगे, 2F ले लेंगे, और रिजल्टेंट 2F ले लेंगे, बाकी फॉर्मूला यूज कर लेंगे। चलो फिर नेक्स्ट है, if theta is the angle between two vectors then the resultant vector is maximum when value of theta is, बताओ भाई, ये तो कल बताया ही था मैंने। 0। ए, ठीक है। तो क्या है कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, यानी कि पैरेलल होते हैं या वो सेम साइड से अप्लाई हो रहे होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन से, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसा हो गया, 0 डिग्री हो गया। या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसे लग रहे हैं फोर्स, एक के पीछे एक लग रहे हैं, तब भी यहाँ पर जो F1 है और ये F2 है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो F1 + F2 हो जाएगी, ये मैक्सिमम होती है, ठीक है। और मिनिमम कब होती है, जब फोर्सेस ऑपोजिट लग रहे होते हैं, तो उस टाइम पे F1 - F2 या F2 - F1 जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस कर देंगे, तो वो 180 डिग्री के लिए होती है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन भी कराया था मैंने, इफ a = I + j + k, b = -2i - j + 4k, then the unit vector along a + b। ए। a है, ए। ठीक है, ठीक है। फिर सभी का ये आ रहा है, मतलब सही होगा। तो आपने पहले प्लस करना था, फिर मैग्नीट्यूड निकालना था इसका, √a² + b² + c² करके, और फिर उससे डिवाइड कर देना था, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाला किया, इफ 0.4i cap + 0.7j cap + ck cap is a unit vector, then the force of c is, then the value of c is, ठीक है, a बोल रहे हैं। तो हो गया, सभी से ये कर लिया सभी ने? ए। कोई है ऐसा जिसको समझ नहीं आया? नहीं आया कामिनी को, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, आपको पता है इसने एक कंडीशन बोल दी कि भाई ये एक टाइप का यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब यूनिट वेक्टर का जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड लेते हैं वो 1 के बराबर लेते हैं, ठीक है। तभी तो ऐसा होता है कि किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही हो जाएगा ना, आपने उसके पूरे मैग्नीट्यूड से अगर उसको डिवाइड कर दिया। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो वो जो मैग्नीट्यूड है, मान लो अगर ये के ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर इस केस में होगा वो क्या होगा, a² + b² + c², और ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, लेफ्ट साइड से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर 0.4 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.16 हो गया, ये 0.7 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.49 हो गया, + c² = 1 ये। अब ये 0.16 और 0.49 को ऐड करोगे और इधर ले जाके माइनस कर दोगे, तो c² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.35, तो c की वैल्यू आ जाएगी √0.35, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, द यूनिट वेक्टर along the three coordinate axes are related as, बताओ भाई।
कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ए। ए, ठीक है। हाँ दीक्षा बोलो, कुछ डाउट है? अच्छा ये वाला नहीं आया। सर हम्म, बोलो। तो ये आप सर ये जो आप बोल रहे हो ना ये वाला क्वेश्चन अभी कोऑर्डिनेट वाला हम्म, ये नहीं आया सर। हाँ तो ये तो बता रहा हूँ ना मैं। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है कि यूनिट वेक्टर जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग होते हैं। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग का मतलब ये है, ये चीज मैंने आपको अभी भी बताई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, कि एक्स एक्सिस में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसे आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो यहाँ पर यूनिट वेक्टर होता है उसे जे कैप बोलते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यहाँ पर यूनिट वेक्टर होता है उसे के कैप बोलते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं आपके तीनों एक्सिस के अलोंग, उनमें कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, आई कैप इज इक्वल टू जे कैप इज इक्वल टू के कैप इज इक्वल टू 1। अब ये जो 1 है ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात की गई है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला है यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आई कैप आपका एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जे कैप जो है वो आपका वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, और के कैप जो है वो आपका जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। तो सभी का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो आई कैप इज इक्वल टू जे कैप इज इक्वल टू के कैप इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। अब समझ आ गया दीक्षा? यस सर। अखिला आपको आ गया? ठीक है, तो ये ऐसे करना था। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, फॉर विच एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर ए एंड बी विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। ये तो कल कराया था मैंने आपको। क्या है भाई इसका आंसर? हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पर वो भी बताया था ना कि cos इनवर्स -1/2 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। तो 120 डिग्री इसका आंसर है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ए कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स एज ए वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, व्हेन विल मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी जीरो। तो भाई कैसे जीरो हो सकता है बताओ? ठीक है, ए है इसका आंसर, मुझे नहीं आया। ठीक है, ए। तो ए है इसका आंसर। देखो यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी होती है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप जैसे मान लो आप कोई भी क्वांटिटी लिख रहे हो, मान लो मैंने लिखा P इज इक्वल टू क्यू प्लस आर प्लस एस, सपोज ये मैंने कोई एक इक्वेशन लिखी है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको इस P को जीरो करना है तो क्या मैं सिर्फ इसको जीरो कर दूं और इन दोनों को जीरो ना करूं तो क्या ये जीरो के बराबर हो जाएगा? अगर मैं Q को जीरो के बराबर कर देता हूं और इनकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहती है, ये नेगेटिव वैल्यू रहती है, तो क्या P जीरो के बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं Q और R इन दोनों को जीरो जीरो कर देता हूं और S को छोड़ देता हूं, S जीरो नहीं है, S की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या P जीरो के बराबर हो जाएगा? ठीक है, नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन दी गई है और लेफ्ट साइड में पूरा अगर आपको इसको इक्वल टू जीरो करना है, और वो अगर एडिशन या मतलब क्या बोलते हैं, अगर वो एडिशन में है मतलब प्लस हो रहे हैं वो आपस में, तो तीनों का होना जीरो जरूरी होगा, तभी वो P जो है वो जीरो के बराबर होगा। यानी कि P इज इक्वल टू क्यू प्लस आर प्लस एस अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, तो Q भी जीरो होना चाहिए, R भी जीरो होना चाहिए, S भी जीरो होना चाहिए, तभी हमारे पास P जो है वो जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर बीच में कहीं नेगेटिव साइन होता तो ये कंडीशन जरूरी नहीं कि फॉलो हो। अगर मैं मान लो लिख देता हूँ Q प्लस आर माइनस एस, सपोज ऐसे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि Q तो जीरो के बराबर होना चाहिए, लेकिन R और S ये आपस में दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो R माइनस एस की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, और अल्टीमेटली मेरे को जो P है वो जीरो के बराबर मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ पे।
ठीक है, तो जब भी नेगेटिव साइन हो तो वहां पे वो दोनों जो वेरिएबल हैं वो आपके बराबर होने चाहिए, और तीनों अगर एडिशन में तो तीनों जीरो होने चाहिए, तभी आपका लेफ्ट हैंड साइड जीरो के बराबर होगा। तो अब आपसे ये बोला गया कि ए वेक्टर को आपने जो है इस टर्म्स में लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये बोल रहा है कि भाई मैग्नीट्यूड ए का जीरो कैसे हो सकता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पर कितना होगा भाई, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो भाई ये जीरो कब हो सकता है, जब ये जीरो हो, ये जीरो हो, ये जीरो हो, तभी आपस में ऐड अप होके ये जीरो के बराबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में आपको पता है बीच में पॉजिटिव साइन नहीं होता, नेगेटिव कहीं होता नहीं है। नेगेटिव होता तो सिचुएशन कुछ और भी हो सकती थी, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इस वजह से ये जो मैग्नीट्यूड है तभी जीरो होगा जब ये तीनों जीरो के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये था आपका। तो चलो सही है, ये क्वेश्चंस हो गए। तो कल हम जो टॉपिक कर रहे थे वो अपना कर रहे थे हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था कि आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो वेक्टर हैं, तो ए डॉट बी यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के बराबर होता है, और ये जो क्वांटिटी होती है स्केलर होती है। मतलब डॉट प्रोडक्ट जब भी आप दो वेक्टर्स का करते हो तो वहां पे आपको जो रिजल्ट मिलता है उसमें डायरेक्शन शो करने की कोई भी नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था ना कि वर्क जो होता है ये जनरली आप कैसे जानते हो, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप ऐसे लिखते हो। लेकिन एक्चुअली में जो वर्क होता है वो हमारा होता है एफ डॉट एस, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे तो मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा इनके बीच में एंगल होता है। तो जो हम ये जनरली बोलते हैं कि भाई फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां पे हम पहले से ये कंसीडर करके चलते हैं कि यहाँ पर जो कॉस थीटा की वैल्यू है 1 के बराबर है, तभी तो वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अब कॉस थीटा की अगर वैल्यू 1 के बराबर होती है तो थीटा मतलब 0 है। यानी कि हम ये सोच के चलते हैं जब भी हम सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये पहले से कंसीडर करके चलते हैं कि भाई यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उधर की तरफ ही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर सोचनी होती है। तो वैसे क्या होता है, अगर आप सही तरीके से देखो तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, जो कि आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो एक्चुअल में ये आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। और आप देखोगे भी वर्क आपको क्या मिलता है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी होती है वर्क। तो यहां से ये चीज प्रूव भी हो गई कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो अल्टीमेट जो आपको यहाँ पर क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये जो है ये वाला कॉन्सेप्ट हम अपने फिजिक्स में भी कई जगह पर यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो क्रॉस प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट अगर ए और बी आपके पास दो वेक्टर है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो देखो इतनी जो क्वांटिटी है वो तो आपकी स्केलर हो गई, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कंडीशन ये होती है कि आपको उसमें डायरेक्शन दिखाने की जरूरत होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम उसकी डायरेक्शन को शो कर पाए। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का आप रिजल्ट निकालोगे तो वहां पर जो डायरेक्शन होगी वो या तो एक्स एक्सिस में होगी या फिर वाई एक्सिस में होगी या जेड एक्सिस में होगी। तो जो भी आपकी डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग आप आई कैप जे कैप या के कैप लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप वर्बली भी लिख सकते हो कि भाई ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर ये नॉर्थ में है या फिर नॉर्थ वेस्ट में, जो भी डायरेक्शन होगी। बट क्रॉस प्रोडक्ट के केस में डायरेक्शन शो करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अगर आपने स्केलर के साथ एक डायरेक्शन को शो कर दिया तो अल्टीमेट जो ये रिजल्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट का, ये एक वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा टॉर्क। टॉर्क नाम की एक क्वांटिटी होती है जिसका मतलब होता है रोटेटिंग फोर्स। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ क्रॉस आर, या आर क्रॉस एफ पढ़ा होगा आपने। ठीक है,
वैसे ये R क्रॉस F होता है, ठीक है। अब ये जो है R क्रॉस F जो आया है, ठीक है, ये आपका क्या रहता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी रहती है। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालते हैं, अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको ये चीज बता दूंगा। तो ये इसका जो है मतलब इस तरीके से करते हैं, तो आर एफ इंटू साइन थीटा आप कर सकते हो, और उसके साथ आपको डायरेक्शन यहाँ पर शो करना जरूरी होगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है, लेकिन जो हम आम भाषा में लिख देते हैं टॉर्क किसके बराबर है, अगर उस टाइम हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं, तो टॉर्क में हम सीधे सीधे लिख देते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये चीज होती है, ठीक है। ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर मान लो आपको दो वेक्टर दिए गए हों, जैसे मान लो आपको यहाँ पर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ एक दूसरा वेक्टर दिया है b, वो है आपका 3i कैप माइनस 2j कैप। तो अगर आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जैसे a डॉट b अगर ऐसे करके निकालना है, यहाँ पर क्या आपको पहले से डायरेक्शन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो साइन मतलब कॉस थीटा वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। इस केस में आप कैसे निकालते हो डॉट प्रोडक्ट, आप क्या बेसिकली करते हो, यहाँ पे ये जो आपका वेक्टर है, मतलब दोनों जो वेक्टर हैं, आप क्या करते हो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो। कैसे करते हो, जैसे 2i कैप को आप 3i कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ 6i कैप, सॉरी i डॉट आई जो, हाँ एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जो i डॉट आई कैप होता है ये आपका यहाँ पर 1 के बराबर होता है, और इसी तरीके से j डॉट j कैप जो होता है वो आपका 1 के बराबर होता है, और k डॉट k कैप जो होता है वो भी आपका 1 के बराबर होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये होता कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। i डॉट आई का मतलब क्या होता है कि i का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब i वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो cos थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, थीटा आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, बिकॉज आई कैप क्या है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो दोनों ही आई हैं, अगर अगर दोनों ही सेम वेक्टर होते हैं तो उनके बीच में क्या है, एंगल 0 होता है। तो आई डॉट आई जब हम कर रहे हैं तो इनके बीच में जो थीटा होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, अब ये आई का मैग्नीट्यूड है, ये आई का मैग्नीट्यूड है, दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और ये cos 0 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अल्टीमेट यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस वजह से i डॉट आई 1 होता है, और उसी तरीके से आप j डॉट जे 1 निकाल सकते हो, k डॉट के 1 निकाल सकते हो। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अब आपको a डॉट b अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, i को i वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, j को j वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2i इंटू 3i कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। i इंटू आई कितना, मतलब i डॉट आई कितना हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा, तो उसे तो कंसीडर करना नहीं है। उसके बाद 3j कैप है माइनस 2j कैप है, तो 3 टू जा 6 हो गया, माइनस 6 हो गया ये, और j डॉट j क्या हो गया आपका 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आपको वैल्यू कैसी मिलती है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है या फिर स्केलर वैल्यू मिलती है। अगर इसके साथ जो आंसर हमें मिल रहा है, अगर इसके साथ आई कैप या जे कैप के कैप कुछ भी लगा होता तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती, और ऐसा होता है आपके वेक्टर प्रोडक्ट में। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वेक्टर प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और हाँ अब कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो भी देख लो, कि अगर मान लो दो वेक्टर हैं और इनका आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो a डॉट बी जो है वो b डॉट ए के बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चाहे आप a को b से डॉट प्रोडक्ट करो या b का a से डॉट प्रोडक्ट करो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। और अगर मान लो आप इस तरीके से करते हो a डॉट b प्लस सी, मतलब a का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो अगर b प्लस सी के साथ, तो ये अंदर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाता है a डॉट b प्लस a डॉट सी। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। और अगर आप किसी स्केलर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, मान लो कोई स्केलर m है और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो
सपोज ए डॉट बी से, तो वो मतलब ए डॉट बी की आपको वैल्यू निकालनी है और लास्ट में उसको स्केलर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मतलब बस यही होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो आपने पहले ए को मल्टीप्लाई कर दिया इससे और उसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, तो आप इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हो। मान लो आपने बी का इसको मल्टीप्लाई कर दिया पहले और फिर उसके साथ ए का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। तो एम जो है अगर स्केलर है कहीं पर भी, तो वो कहीं से भी किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो ये होती है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के ये 1 होता है ना, तो उसी तरीके से आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आप आई डॉट जे निकालते हो या जे डॉट के निकालते हो या के डॉट आई निकालते हो, ठीक है, तब यहाँ पर इन सब की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अब ये 0 के बराबर होती कैसे है? आई डॉट जे अगर आप निकालोगे तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और कॉस थीटा यहाँ पर अब कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बिकॉज आई का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों कितने एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो आई और जे कैप जो है ये कितने एंगल पे हो जाएंगे, 90 डिग्री पे हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका कॉस 90। अब कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी वजह से आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये तीनों आपस में 0 के बराबर होता है। ठीक है, और उनका खुद के साथ अगर निकाल रहे हो, मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के निकाल रहे हो, तो 1 के बराबर आएगा। और मैंने आपको इसका रीजन भी समझा दिया। किसी को कोई डाउट इतने में? बोलो। सर ये नो जो सर, लास्ट वाली ठीक है, प्रॉपर्टी है, और एक चीज यहाँ पर आपको और ध्यान रखनी है कि ए डॉट बी अगर दो वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो ये हमें बताते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन हमने सारी पढ़ ली यहाँ पे। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का 0 होगा तो इसका मतलब है ए और बी आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, 60 डिग्री पे होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, चलो फिर अभी ब्रेक ले लो और इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो। जो पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो अभी फिर ब्रेक के बाद पूछ लेना। ठीक है, 8:20 पे मिलते हैं फिर।